तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। और मैं फिर अभी लेके आया हूँ आपके बीच आज जो मई 2025 के प्रमुख करंट अफेयर हैं उन्हें लेके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा मई माह की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, खेल जगत से लेके बैंकिंग या सभी चीज़ों को लेके जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम एक दिवसीय परीक्षाओं में जिनसे सवाल संभवतः बन सकते हैं, जो आपको जानना बहुत आवश्यक है, उन्हें देखिए। तो आप जुड़े रहिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा और विश्वास मानिए आपका मई माह के जो पूरे करंट अफेयर है आपका एक ही बार में पूरा आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। आपको बस रिवीजन करना है इस वीडियो का बार बार, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्वेश्चन जो है सही कर सकें। तो हम शुरू करते हैं मई माह 2025। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय। तो रिन्यू पावर ने क्या किया है, आंध्र प्रदेश में भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा परिषद के लिए 22,000 करोड़ का निवेश प्रतिबद्ध किया है। यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परिसर कहाँ स्थापित होगा, आंध्र प्रदेश में, और जिसके लिए 22,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया है रिन्यू पावर के द्वारा। निर्मला सीतारमण ने कोलकाता में कॉरपोरेट भवन का उद्घाटन किया। तो पूछा जा सकता है कि कोलकाता में कॉरपोरेट भवन का उद्घाटन किसने किया, या कॉरपोरेट भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया, कौन से राज्य में किया गया। तो ये जानते रहिएगा, कोलकाता। भारत ने क्या किया है, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक सागर में सम्मान योजना शुरू की गई है। पूछा जा सकता है कि सागर में सम्मान योजना किससे संबंधित है, तो समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। गृह मंत्रालय ने उच्च मूल्य साइबर धोखाधड़ी पर तेज कार्रवाई करने के लिए E0FI सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि E0FI सिस्टम किससे संबंधित है, उच्च मूल्य साइबर धोखाधड़ी पर, यानी कि साइबर सुरक्षा से संबंधित है E0FI सिस्टम लॉन्च। तो पृथ्वी जो विज्ञान मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये जानते रहिएगा। पीएम मोदी जी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है। पूछा जा सकता है कि जो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो वो आपका नई दिल्ली में हुआ है। किसने किया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये किया गया। तो मणिपुर के जो राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, इन्होंने सिरोही लिली उत्सव का उद्घाटन किया। तो वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि आपका जो सिरोही लिली उत्सव है किस राज्य से संबंधित है, वो मणिपुर से। तो ये आप जानते रहिएगा। पीएम मोदी जी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। पूछा जा सकता है कि 10वीं गवर्निंग जो काउंसिल बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की, नीति आयोग की, पीएम मोदी जी के द्वारा। असम राज्य ने क्षेत्रीय भाषा में भारत का पहला एआई न्यूज एंकर अंकिता इसे पेश किया है। तो पूछा जा सकता है कि अंकिता क्या भाई क्या है, तो ये भारत का पहला एआई न्यूज एंकर है अंकिता, और असम ने ये लॉन्च किया है, पेश किया है। सरकार ने मिशन लाइफ को राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना में एकीकृत करने की योजना बनाई है। तो मिशन लाइफ को सरकार ने राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना में एकीकृत इंटीग्रेट करने की योजना बनाई है। तो अभी हमने देखा सिरोही लिली उत्सव। तो मणिपुर में ही सिरोही लिली उत्सव जो 2025 था, वो स्वतंत्रता और सांस्कृतिक एकता पर जोर के साथ संपन्न हुआ। तो ये जानते रहिएगा कि जो मणिपुर से संबंधित है कौन सा लिली उत्सव, सिरोही लिली उत्सव। पीएम मोदी ने रेलवे दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को समर्पित किया राष्ट्र को। सिंधिया जी ने 9वें भारत मोबाइल कांग्रेस के लिए इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म थीम का अनावरण किया। पूछा जा सकता है कि जो 9वां भारत मोबाइल कांग्रेस है उसकी थीम क्या है, तो इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म इसकी थीम है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में भारत की पहली जीन एडिटेड भीड़ बनाई। सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की जो पहली जीन एडिटेड भीड़ है वो किसने बनाई है, तो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई है। कैबिनेट ने क्या किया है, खरीफ 2025-26 के लिए धान के एमएसपी में 69 रुपीज़ की वृद्धि की मंजूरी दी है, यानी कि 69 रुपये की वृद्धि को मंजूरी दी है। पूछा जा सकता है कि धान हाल ही में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है धान के लिए कितने रुपए की वृद्धि की गई कैबिनेट के द्वारा खरीफ के लिए, तो 69 रुपये की वृद्धि की गई है। राजीव रंजन। तो राजीव रंजन ने त्रिपुरा में 100 करोड़ के एकीकृत एक्वा पार्क की नींव रखी। केरल ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य किया है। तो यह पूछा जा सकता है कि भारत का वो कौन सा पहला राज्य है जो रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करेगा 10वीं तक के
सभी छात्र को, सॉरी, केवल कक्षा 10 के सभी छात्रों को, तो वो केरल राज्य है। ऑपरेशन ओलिविया, तो ऑपरेशन ओलिविया ओडिशा में जो 98 लाख ऑलिव कछुओं से संबंधित है, और इस ऑपरेशन के तहत जो 98 लाख ऑलिव रिडले कछुए हैं उनकी रक्षा की गई। तो डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है, वो ऑलिव रिडले कछुओं के सिक्योरिटी से संबंधित है और ओडिशा राज्य में शुरू हुआ था। तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, तो इन्होंने इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना शुरू की। तो पूछा जा सकता है कि जो इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना है वो तेलंगाना से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना। मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बना। WHO ने भारत को ट्रैकोमा से सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मुक्त घोषित किया गया है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में WHO ने भारत को किस स्वास्थ्य बीमारी से मुक्त रूप से घोषित किया है सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में, तो वो ट्रैकोमा है। अगला है, सरकार ने 2025-26 के लिए कितने टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये जानते रहिएगा, 354.64 मिलियन टन। तो 354.64 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2025-26 के लिए। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस जगह ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है, तो वो लखनऊ में है। आयुष मंत्रालय ने साप्ताहिक योग पॉडकास्ट शुरू किया है। तो ये जो साप्ताहिक योग पॉडकास्ट है किसने शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने। 72वें जो मिस वर्ल्ड की मेजबानी किसने की? हैदराबाद में। तालिबान ने अफगानिस्तान में शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में शतरंज पर प्रतिबंध कहाँ लगा? तो तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में लगाया गया। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हो चुकी है, तो जानते रहिएगा। योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक समर्थन से जो यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा लॉन्च किया। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने या किस मुख्यमंत्री ने यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा लॉन्च किया? तो योगी आदित्यनाथ। और किससे समर्थन प्राप्त है ये? वर्ल्ड बैंक से समर्थन प्राप्त है ये। आंध्र प्रदेश ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट दी। किस राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट दी है? तो वो आंध्र प्रदेश है। दिल्ली पुलिस ने स्कूल ड्रॉप आउट के लिए एक पहल शुरू की है, नई दिशा। तो भाई पूछा जा सकता है कि नई दिशा क्या है? तो ये जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उनसे संबंधित है और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया है। और इसके अलावा आप चिंतित रहिएगा, इसके अलावा क्या है कि किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए 47 करोड़ की योजना की मंजूरी दी है? तो वो मध्य प्रदेश है। यानी कि मध्य प्रदेश ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए लगभग 47 करोड़ की योजना की मंजूरी दी है। अडानी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित खनन ट्रक लॉन्च किया। पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित खनन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ में अडानी ग्रुप के द्वारा। इंदौर ने भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर होने का दावा किया है। अगर सवाल पूछा जाए कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन है, तो वो इंदौर है। नीति आयोग ने भारत में MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर इस टाइटल से नामक एक रिपोर्ट जारी की है कि भारत में MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए किसने इसकी संबंधी रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग ने की है। तो भारत का जो पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है वेब्स 2025, ये मुंबई में संपन्न हुआ। तो जो पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है भारत का, वो मुंबई में संपन्न हुआ। तमिलनाडु ने निर्यात और रोजगार बढ़ाने के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू की। किस राज्य ने निर्यात और रोजगार बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू की है? तो वो तमिलनाडु ने की है। सरकार ने खाद्य भंडारण निगरानी के लिए डिपो दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है कि जो डिपो दर्पण जो पोर्टल है किससे संबंधित है? तो सरकार के वो खाद्य भंडारण के मॉनिटरिंग से संबंधित है। अगला है, छत्तीसगढ़ के CM जी ने भारत के पहले AI आधारित डेटा पार्क की नींव रखी। किस राज्य में AI आधारित डेटा पार्क, भारत का पहला AI आधारित डेटा पार्क की नींव रखी गई? छत्तीसगढ़ में है।
कैबिनेट ने बिजली क्षेत्र के लिए संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दी। शक्ति नीति किससे संबंधित है? बिजली क्षेत्र से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं खोदा गया। सवाल पूछा जाएगा कि भारत का पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया, ये आप जानते रहिएगा। अगला है, केरल ने प्रवासी बच्चों के लिए ज्योति योजना शुरू की। सवाल पूछा जाएगा कि ज्योति योजना किसने शुरू की? केरल ने शुरू की। और किससे संबंधित है? प्रवासी बच्चों के लिए। तो प्रवासी बच्चों के लिए केरल ने ज्योति योजना शुरू की। ठीक है, अगला देखते हैं कि आदिशक्ति अभियान किस राष्ट्र से संबंधित है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने महिलाओं को सशक्तिकरण से करने के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है आदिशक्ति अभियान। तो नेशनल करंट यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगला हम देखते हैं इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मई माह की। तो यूके ने चागोस द्वीपों को मॉरिशस को सौंपने का समझौता किया है। तो पूछा जा सकता है कि यूके ने किसे चागोस द्वीप सौंपने की समझौता किया है, तो वो है आपका मॉरिशस को। सऊदी अरब ने क्या किया है? वैश्विक सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी के आधारित और पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूरिस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो टूरिस्ट प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है सऊदी अरब के द्वारा किया गया है, एक तो पीपीपी मॉडल पर पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए। डेनमार्क में विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल सेंटर खुला। तो विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल सेंटर कहाँ खुला है? तो ये जानते रहिएगा, डेनमार्क में खुला है। तो 2024 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा के रूप में सामने आया। आगे देखते हैं बैंकिंग और वित्तीय। तो आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए सरकार को 2,68,590.07 करोड़ का लाभांश दिया। लगभग 2,68,000 करोड़ का लाभांश दिया आरबीआई ने सरकार को 2025 वित्तीय वर्ष में। नीति आयोग के सीईओ जो सुब्रमण्यम जी हैं, उनके अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे अर्थव्यवस्था हासिल कर ली। यानी कि अब विश्व की जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? वो भारत है, ये जानते रहिएगा। 2024-25 में भारत का जो कुल निर्यात था 6.01% बढ़कर $824.9 बिलियन हुआ आरबीआई के अनुसार। तो 2024 में भारत का कुल निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? 6.01%। और टोटल कितना निर्यात हुआ है आपका? $824.9 बिलियन। अप्रैल माह में ही जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड पहुंचा। 2.36 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन आपको देखने को मिलता है अप्रैल माह में। अगला है, एलआईसी ने ग्राहक सुविधा के लिए व्हाट्सएप बॉट के माध्यम से प्रीमियम भुगतान शुरू किया है। तो ये जानते रहिएगा। भूटान, ये इंपॉर्टेंट है, भूटान ने क्रिप्टो संचालित पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। तो हाल ही में कौन सा देश क्रिप्टो संचालित पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है आपका भूटान। भारत की जो थोक मुद्रास्फीति अप्रैल में, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसे रहने दीजिएगा। अगला देखते हैं नियुक्ति और इस्तीफे। तो अनुराग भूषण जी को स्वीडन में भारत का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो स्वीडन में भारत का अगला राजदूत कौन होगा? तो अनुराग भूषण। एयर मार्शल एन तिवारी ने वायुसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। तो वायुसेना उप प्रमुख कौन है? एयर मार्शल एन तिवारी। कपिल देव सोबो मुंबई फाल्कन्स के लिए T20 मुंबई लीग्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। परमेश्वरन अय्यर को आईएमएफ बोर्ड में, ये जानते रहिएगा, जो आईएमएफ बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त बनाया गया है, किसे प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से आईएमएफ बोर्ड में? तो वो है परमेश्वर अय्यर। समीर वी कामत को डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ाया गया। यानी कि जो अभी समीर वी कामत जी हैं, उन्हीं का जो कार्यकाल 1 साल का बढ़ाया गया है। तो अगला देखते हैं। तो सुमन गिल को ओकली के आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द फ्यूचर अभियान के लिए भारत में ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। यमन में सलेम सालेह बिन ब्रैक को
पीएम नियुक्त किया गया, यानी कि यमन के नए पीएम कौन नियुक्त हुए हैं? सलेम साले बिन ब्रेक को। सीबीआई निदेशक जो प्रवीण सूद है उनका 1 साल का विस्तार किया गया कार्यकाल का। फेडरिक मर्ज, तो जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? फेडरिक मर्ज। तो फेडरिक मर्ज जर्मनी के 10वें चांसलर बने हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवई, इंपॉर्टेंट है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई। पूर्व रक्षा सचिव जो अजय कुमार जी थे उन्हें यूपीएससी की अध्यक्षता नियुक्त किया गया। तो यूपीएससी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार जी को। इसे छोड़ दीजिए। हरवंश छावला को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हरवंश छावला को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष नामित किया गया है, हरवंश छावला को। पुरस्कार दिखते हैं अब अगला। तो हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने संस्कृत विद्वान जगत गुरु जो राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। एलिस रैंडमारा ने मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज जीता। बानू मुश्ताक जी ने हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का जीता, और यह करने वाली ऐसा वो पहली कन्नड़ लेखिका बन गई है, बानू मुश्ताक। हार्ट लैम्प। सोनू सूद को कोविड-19 के टाइम पे राहत प्रयासों के लिए मिस वर्ल्ड 2025 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्राज़ील की जो वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया है उन्हें 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि 2025 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार है वो ब्राज़ील के वैज्ञानिक है मारियांगेला हंगरिया, उन्हें दिया गया। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक प्रदान किया गया। और महाराष्ट्र ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2025 में सबसे अधिक पदक जीते, ये आप जानते रहिएगा। अगला है रक्षा और विज्ञान से संबंधित। तो समुद्रयान भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन 2026 के अंत तक शुरू होगा। तो पूछा जाए कि भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन कौन है? समुद्रयान। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया। तो तीस्ता प्रहार जो अभ्यास है कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। IBM और TCS ने क्या किया है? आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा क्वांटम टेक्नोलॉजी हब स्थापित करने के लिए आपस में साझेदारी की गई है। पूछा जा सकता है कि भारत का जो सबसे बड़ा क्वांटम टेक्नोलॉजी हब है वो कहाँ स्थापित होगा? वो होगा आपका आंध्र प्रदेश में, IBM और TCS के सहयोग से। अगला है भारत जो है 2025 में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ तलिस्मान सैबर सैन्य अभ्यास में शामिल होगा। तो सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो तलिस्मान सैबर सैन्य अभ्यास है इसमें कौन सा देश शामिल है, कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा भारत है, अब ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। अगला है खेल का सेक्शन देखते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने जनुस कोसोसिंस्की मेमोरियल मीट में रजत पदक जीता है। मणिपुर ने उद्घाटन किया किसका? जो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में, और शीर्ष पदक तालिका भी हासिल की। भारत ने जो जर्मनी में आयोजित हुआ था ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में, तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया और चीन को भी पीछे छोड़ा। अगला है अहमदाबाद 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो 2026 जो एशियाई भारोत्तोलन जो वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप होगी वो कहाँ होगी? अहमदाबाद, गुजरात में। भारत ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिश्रित रिले में स्वर्ण पदक जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 800 क्लब गोल करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। 800 क्लब गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? रोनाल्डो। और साथ ही भारत के जो 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? श्रीहरि, ये आप जानते रहिएगा। तो श्रीहरि भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला है भारत ने क्या किया है? बांग्लादेश को 4-3 से हराकर 2025 का सैफ अंडर 19 फुटबॉल विश्व खिताब, फुटबॉल का विश्व ने सिर्फ फुटबॉल खिताब जीता। अगला देखते हैं। तो जो क्रिकेट को 2026 का जो एशियाई खेल होने वाले हैं उनमें शामिल किया गया है क्रिकेट को, और साथ ही MMA का भी डेब्यू हो चुका है उसी में। PM मोदी जी ने बिहार में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का वर्चुअल उद्घाटन किया, यानी कि जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम था 2025 वो कहाँ हुआ? बिहार में।
गोवा ने 2025 का जो कलिंग सुपर कप जीता, तो पूछा जा सकता है कि कलिंग सुपर कप 2025 किसने जीता है? आपका गोवा ने जीता है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई। ठीक है, अब है महत्वपूर्ण जो दिन है मई महीने के, वो हम देख लेते हैं। तो 1 मई को मनाया जाता है भाई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। इस बार की थीम क्या थी? अफ्रीकियों और अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए न्याय। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसकी थीम थी एआई का प्रेस स्वतंत्रता पर प्रभाव। 4 मई को आपका विश्व हास्य दिवस है। हमेशा हंसे जब संभव हो, थीम है इसकी। 6 मई को आपका विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है सभी के लिए सांस लेने की दवाएं सुलभ। 8 मई को आपका मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस। इसकी थीम थी समुदायों को एकजुट करना, मरीजों को प्राथमिकता। 8 मई को आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? मानवता को जीवित रखना। 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। थीम थी इस बार हमारी नर्स हमारा भविष्य। 16 मई को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 16 मई। अगला है 22 मई। 22 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इस बार की थीम थी 25 की, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 28 मई को विश्व भूख दिवस। ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके अलावा 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति सैनिक दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है। थीम थी शांति रक्षा का भविष्य। 29 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। और 30 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। थीम क्या थी? इतिहास को आकार देना, भविष्य को पोषण देना। तो 30 मई को आपका हो गया आलू दिवस। तो मई 2025 के हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लिए हैं, नेशनल इंटरनेशनल। ये आपके सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो उत्तराखंड की हो चाहे बाहर की हो। यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाएं जो अपकमिंग होने वाली है, वहाँ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। जल्द ही हम इसके अगले जो अन्य पार्ट हैं जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल के, उसके साथ साथ जो उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर है वो भी मैं जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।